दोस्तों एक लड़का अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहा है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। लेकिन इसी दौरान उस व्यक्ति को, उस लड़के को सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होता है, अलग अलग साइट्स को विजिट करता है, खाली समय पर अपने मोबाइल के पन्ने पलटता है। इसी बीच में इस लड़के की मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की से मुलाकात होती है, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार होता है। दोस्तों वो लड़का जो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अब उसकी एक प्रेमिका बन चुकी है और उस प्रेमिका से वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि सामने जो लड़की थी वो उसकी पत्नी से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए वो लड़की, उसकी प्रेमिका, एक दिन अपने प्रेमी को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है और ये व्यक्ति हंसी खुशी उससे मिलने के लिए उसके घर पे भी जाता है। ये सोच रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, आज उसकी प्रेमिका उससे फिजिकल होगी। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर जब वो उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खुलता है, वो लड़की सामने आती है, तो इस व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद में उस घर के अंदर जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुन के आप लोग अंदर तक हिल सकते हैं। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन रहता है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल सके। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। और राजस्थान में एक जाना माना शहर लगता है जयपुर शहर। और इसी जयपुर शहर के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिसका सोशल मीडिया के ऊपर जो नाम है वो नाम है विवान कोहली। वहीं घर में और जहाँ पर वो जॉब किया करता था, ऑफिस में, सब लोग इसे दुष्यंत शर्मा के नाम से जाना करते थे। यानी इसका जो ओरिजिनल नाम था वो तो दुष्यंत शर्मा ही था, लेकिन इसका सोशल मीडिया के ऊपर जो नाम था वो नाम था विवान कोहली। दोस्तों दुष्यंत अपनी माँ, अपने पिता, अपना बेटा और अपनी पत्नी के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। इसी बीच में जब इसकी ज़िंदगी में वो लड़की आती है जिससे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बातचीत हुआ करती थी, दुष्यंत मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। उसके बाद में एक तारीख आती है 2 मई साल 2018, और इस 2 मई साल 2018 को दुष्यंत अपनी ड्यूटी से, अपने ऑफिस से अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में ही दुष्यंत को एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद में दुष्यंत का चेहरा जो होता है वो खुशी से खिल उठता है। दरअसल उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि आज उसके घर पे कोई भी नहीं है, अगर तुम चाहो तुम उससे मिलने आ सकते हो। यानी दुष्यंत की जो नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी वो आज उसको मैसेज कर कर उससे मिलने के लिए बुला रही थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात दुष्यंत के लिए ये थी कि वो लड़की दुष्यंत से ये कह रही थी कि आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आज अगर तुम आ जाओगे मुझसे मिलने के लिए तो तुम मेरे साथ में जो चाहो वो कर लेना। ये सोच सोचकर दुष्यंत बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद में दुष्यंत अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में ये अपनी पत्नी और अपने बेटे से कहता है कि दरअसल ऑफिस का कुछ काम आ पड़ा है और उसे जाना होगा, थोड़ी ही देर में लौट आएगा, लेकिन आप लोग चिंता मत करना। यही बात वो अपनी माँ से भी बोलता है कि मुझे ऑफिस के किसी काम से जाना पड़ रहा है, मैं जल्दी लौट आऊँगा। लेकिन दुष्यंत चूँकि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तो इसे वहाँ पर बन सवर कर और ठाट बाट से जाना था, इसीलिए इसने ऑफिस का काम बताया था। और उसके बाद में ये अपने पिता रामेश्वर से इसके घर में जो कार थी अल्टो K10 उसकी चाबी लेने के लिए पहुंचता है। पिता से भी यही बात कहता है कि ऑफिस का कुछ काम आ चुका है, एक ज़रूरी मीटिंग है, उसके बाद में जल्दी ही लौट आऊँगा। पिता जो होते हैं वो कार की चाबी दे देते हैं। उसके बाद में जो दुष्यंत होता है ये निकल जाता है। अब दुष्यंत की जो प्रेमिका थी वो रहने वाली थी गांधीनगर कॉलोनी की। उसके बाद में दुष्यंत उस गांधीनगर कॉलोनी में पहुंचता है, जो घर का एड्रेस बताया गया था उस घर के एड्रेस पर पहुंचता है। जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है तो अंदर से जो दरवाज़ा खुलता है और सामने जो लड़की खड़ी होती है, जिसे इसने अब तक वीडियो कॉल पर या फिर फोटोग्राफ्स में ही देखा था, वो लड़की आज सामने खड़ी थी। लेकिन दोस्तों दुष्यंत को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है, क्योंकि जिस तरीके से उसने फ़ोटो और वीडियोज़ में देखा था ये लड़की उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वो लड़की बन सबर कर शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी। दुष्यंत भी खुश हो जाता है कि आज उसकी किस्मत अच्छी है कि उसकी प्रेमिका जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है उसने उसे मिलने के लिए बुलाया है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है दुष्यंत शर्मा से कहती है, यानी विवान कोहली से कहती है कि बाहर खड़े खड़े ही निहारते रहोगे या फिर घर के अंदर भी आओगे। दुष्यंत जो होता है ये खुशी खुशी उस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद में उस लड़की ने इस दुष्यंत के लिए, यानी उसका बॉयफ्रेंड विवान कोहली था तो उसके सामने तो विवान कोहली ही होगा, दुष्यंत शर्मा का तो उसको नाम ही नहीं पता था, इसलिए उसने अपने उस प्रेमी के लिए बहुत सारे पकवान, बहुत सारे ऐसे खाने के इंतज़ाम करके रखे थे। उसके बाद में दोनों साथ में नाश्ता पानी करते हैं, खाना खाते हैं
और थोड़ी ही देर के बाद में दुष्यंत और वो जो लड़की होती है ये दोनों एक दूसरे में कुछ इस कदर खो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में कमरे के अंदर इंटीमेट होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल होते हैं। एंड फिजिकल होने के बाद में थोड़ा समय गुजरता है, उसके बाद में दुष्यंत जो था ये फिर से उस लड़की के साथ में फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की दुष्यंत को रोकती है और रोकते हुए कहती है कि तुम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अमीर दिखते हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तो तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम करते क्या हो। अब दुष्यंत जब ये बात सुनता है तो वो उस लड़की से कहता है कि देखो, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ में हम लोग फिजिकल भी हो चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो रिश्ता शुरू हो रहा है ये रिश्ता सच की बुनियाद पर शुरू हो। दुष्यंत उसके बाद में बताता है कि जो स्टैंडर्ड, जो सारी चीज़ें उसने सोशल मीडिया के ऊपर मेंटेन कर रखी हैं वो सारी फेक हैं। दरअसल वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे माता पिता से, तुम्हारे बेटे से, किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दुष्यंत जब ये बात सुनता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, एक ऐसी प्रेमिका मिली है जो सब कुछ अपना रही है। लेकिन उसके बाद में दुष्यंत कहता है कि मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। दुष्यंत कहता है कि दरअसल जितना अमीर तुम मुझे समझती हो, मैं उतना अमीर हूँ नहीं, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। अब जैसे ही ये बात वो लड़की सुनती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो दुष्यंत से कहती है क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। दुष्यंत कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ में अभी तक जो कुछ कर रहे थे उसका मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है। अब दोस्तों दुष्यंत शर्मा जब उस लड़की के मुंह से ये बात सुनता है वो घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही, हम लोग एक दूसरे से कितने समय से फेसबुक पर, टिंडर पर चैट कर रहे हैं, तो भला तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम झूठ बोल रही हो। अब दुष्यंत उस लड़की प्रिया सेठ से जब ये कहता है तो प्रिया सेठ कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो और आज तुम कह रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारा वीडियो शूट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में ये बातचीत हो ही रही थी कि इसी बीच में इस घर के अंदर एक और लड़के की एंट्री होती है। इस लड़के का नाम था दीक्षांत कामरा, जो रहने वाला तो मुंबई का था लेकिन यहीं पर जयपुर में रहा करता है, और वो आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हुआ था। या दरअसल दीक्षांत कामरा और प्रिया सेठ दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे। तो फिर यहाँ पर क्या चल रहा था, तो फिर प्रिया सेठ दुष्यंत शर्मा के साथ में क्या कर रही थी, ये सारी चीज़ें आप लोग को वीडियो के अंदर बहुत क्लियरली पता चलेंगी आगे चलकर। उसके बाद में जब दीक्षांत कामरा कमरे के अंदर आता है, दुष्यंत शर्मा थोड़ा सा घबराता है कि ये लड़का कौन आ गया। अब दुष्यंत शर्मा उस लड़के से कुछ पूछता, इतनी ही देर में वो दीक्षांत कामरा अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और उसके बाद में इस दुष्यंत शर्मा को वो वीडियो दिखाता है जिस वीडियो के अंदर प्रिया सेठ और दुष्यंत शर्मा दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद में दुष्यंत शर्मा घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दीक्षांत और प्रिया ये दोनों कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ में होना चाहिए था वही हुआ है, हमने तुम्हारा वीडियो शूट कर लिया है। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं एक व्यक्ति कितना ज़्यादा असहाय होगा कि उसका वीडियो शूट हो चुका है। अब उस वीडियो के ज़रिए वो उसे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, उसकी शादी भी टूट सकती है। इसलिए ये व्यक्ति जो था इन दोनों के सामने हाथ जोड़कर असहाय खड़ा हुआ था और इन दोनों से कह रहा था कि कुछ भी कर प्लीज़ आप ये वीडियो को डिलीट कर दीजिए। अब दोस्तों दीक्षांत कामरा, प्रिया सेठ दुष्यंत की एक बात नहीं सुन रहे थे और दुष्यंत जो था वो लगातार इन लोगों से माफ़ी मांग रहा था। लेकिन इसी बीच में इस घर के अंदर एक और व्यक्ति की एंट्री होती है और इस व्यक्ति का नाम होता है लक्ष्य वालिया। अब यानी दुष्यंत के सामने 3 लोग हो चुके थे, जो तीनों लोग एक थे, बस असहाय अगर कोई था इस घर के अंदर तो वो था दुष्यंत। लक्ष्य वालिया, दीक्षांत कामरा दोनों इस लड़के दुष्यंत को बहुत ज़्यादा समझाते हैं एंड समझाने के बाद में कहते हैं कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम सही सलामत अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने माता पिता के पास में पहुंच जाओ तो तुम्हें 10 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अब दुष्यंत जैसे ही 10 लाख रुपए की बात सुनता है तो उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। 10 लाख रुपए तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थे। दुष्यंत कहता है कि 10 लाख रुपए का मैं इंतज़ाम नहीं कर सकता। उसके बाद में जब ये प्रिया सेठ सुनती है कि 10 लाख रुपए का तुम इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो फिर भला तुमने अपने आप का इतना बड़ा स्टैंडर्ड क्यों दिखाया था। दरअसल जो दुष्यंत था इसने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के साथ में फ़ोटो अपलोड कर रखे थे, बड़े बड़े बंगले के साथ में इसने फ़ोटो खिंचाया था, बड़े बड़े ऑफिसेस के सामने फ़ोटो खिंचा कर डालता था। तो कहीं ना कहीं प्रिया सेठ को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धोखा हुई है। अब धोखाधड़ी की वजह से प्रिया सेठ बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और इसी वजह से दीक्षांत कामरा और ये जो लक्ष्य वालिया था इन दोनों से कहती है कि दुष्यंत की पिटाई करो। उसके बाद में ये दुष्यंत की बहुत ही ज़्यादा पिटाई करते हैं एंड पिटाई करने के बाद में ये उसके हाथ और पाँव दोनों बांध देते हैं
और उसके बाद में कहते हैं कि तुम अपने पिता रामेश्वर को कॉल करो। अब बेचारा दुष्यंत जो था अपने ही मोबाइल से अपने पिता रामेश्वर को कॉल करता है। अच्छा, उधर जो रामेश्वर थे, जब उनका बेटा काफ़ी समय से लौटा नहीं था तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। हर उस जगह पर उन्होंने ढूंढ लिया था जहाँ पर वो जा सकता था, ऑफिस में भी कॉल करके पूछ लिया था, लेकिन ऑफिस वालों ने कहा था कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। अब परिवार वाले परेशान भी थे, तमाम रिश्तेदारों में भी पूछ लिया था, कहीं से भी कुछ पता चल नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच में रामेश्वर के जो मोबाइल होता है, उसके मोबाइल की जब घंटी बोलती है और जैसे ही वो मोबाइल फ़ोन अपनी जेब से निकालते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कॉल फ्रॉम दुष्यंत शर्मा। यानी दुष्यंत शर्मा की तरफ से जब वो कॉल आते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कॉल उठाते हैं, कॉल उठाने के बाद में हेलो करते हैं तो उधर से उनके बेटे की ही आवाज़ होती है, दुष्यंत की। दुष्यंत बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए और लड़खड़ाए हुई आवाज़ में अपने पिता से कहता है कि पिताजी 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लीजिए। दरअसल इन लोगों ने मुझे किडनैप कर रखा है और ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं, और अगर 10 लाख रुपए का इंतज़ाम ना हुआ तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। दोस्तों, दुष्यंत के पिता रामेश्वर कहते हैं कि 10 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है बेटा, मैं ऐसा ही इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी दुष्यंत कहता है कि पिताजी ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और हो सकता है पैसे मिलने के बाद में ये लोग मुझे छोड़ दें, अन्यथा मेरी जान खतरे में है। उसके बाद में दुष्यंत फ़ोन काट देता है। अब इधर जो रामेश्वर थे बेचारे, जो कुछ इनकी जमा पूंजी थी तो 3 लाख रुपए के आसपास इनके पास थे, वो 3 लाख रुपए इकट्ठे कर दुष्यंत के अकाउंट में डाल देते हैं और कहते हैं कि बस मेरे पास ये 3 लाख रुपए हैं। अच्छा, उसके बाद में वो जो तीनों किडनैपर थे वो दुष्यंत से कहते हैं कि चलो ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हें जाने देंगे। अब दुष्यंत अपने पिता से कहता है कि ये लोग मुझे बस छोड़ने ही वाले हैं, मैं घर आ जाऊँगा जल्दी। लेकिन जैसे ही दुष्यंत के अकाउंट में वो पैसे पहुंचते हैं तो ये लोग दुष्यंत से उसका एटीएम, उसका पिन नंबर और कुछ पैसे उससे ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कराते हैं और उसके बाद में इसे बहुत ज़्यादा मारते तोड़ते हैं। जो प्रिया सेठ होती है वो अपने दोनों दोस्तों, यानी जो व्यक्ति जिसका नाम दीक्षांत कामरा था और लक्ष्य बालिया था, इन दोनों से कहती है कि ये अब हमारे राज जान चुका है और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये पुलिस को जाकर सारी बात बता देगा, हम लोग पकड़े जाएंगे और हमारा कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसलिए बेहतर यही होगा इस दुष्यंत शर्मा यानी ये जो विवान कोहली है इसकी हत्या कर देनी चाहिए, और हत्या करने के बाद में इसको शव को कहीं ऐसी जगह फेंक देंगे किसी को कानूकान खबर नहीं चलेगी। और उसके बाद में ये लोग ऐसा ही करते हैं। दरअसल जो दुष्यंत है ये काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, तो तीनों लोग मिलकर उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि वो झटपटाता है। लेकिन उसके बाद में एक उसमें से जो लक्ष्य वालिया होता है वो किचन के अंदर जाता है, वहाँ से चाकू निकाल के लेके आता है और उसके बाद में चाकुओं से गोद कर इस दुष्यंत शर्मा की हत्या कर दी जाती है। अब हत्या हो चुकी थी, अब बारी थी शव को ठिकाने लगाने की। उसके बाद में जो प्रिया सेठ थी ये कहती है कि शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसके बाद में ये तीनों लोग मंथन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद में ये दुष्यंत के शव को एक बैग के अंदर पैक करते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं आमेर की पहाड़ियों पर। आमेर की पहाड़ियों के साइड में एक मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे ले जाने के बाद में ये उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इधर दुष्यंत के जो माता पिता थे ये परेशान थे कि उनका बेटा अभी तक आया नहीं है, जबकि पैसे हमने ट्रांसफ़र कर दिए। इसलिए घबराए हुए माता पिता अब सीधा पुलिस का रुख करते हैं। पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, किस तरीके से उनके बेटे का किडनैप हुआ, किस तरीके से उन्होंने पैसे की डिमांड करी और किस तरीके से मैंने 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। साहब कुछ भी कर कर हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए। लिहाजा पुलिस जो थी वो तुरंत इस मामले को दर्ज करती है और दुष्यंत शर्मा की तलाश शुरू करती है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस सबसे पहले जो पूछताछ शुरू करती है तो वो इस दुष्यंत शर्मा के माता पिता से करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है। पूछती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई रंजिश थी या फिर हाल फिलहाल में कोई ब्लैकमेलिंग का केस हुआ था या फिर किसी ने फ़ोन करके धमकाया था। जो दुष्यंत शर्मा के जो पिताजी होते हैं रामेश्वर, वो कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं और हमारा ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ और हम तो गरीब लोग हैं, भला हमारे बच्चे को कौन किडनैप करके फिरौती मांगेगा। ये सारी चीज़ें जब दुष्यंत के माता पिता कहते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन इसी बीच में 4 मई साल 2018 को पुलिस के पास में अचानक से एक फ़ोन आता है और फ़ोन करके बताया जाता है कि आमेर की पहाड़ी के पास में जो एक मंदिर है उस मंदिर के पीछे बैग में एक डेड बॉडी मिली हुई है। अब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जो हाल चाल रामेश्वर ने अपने बेटे दुष्यंत का बताया था उसके हिसाब से पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि डेड बॉडी दुष्यंत की है। उसके बाद में दुष्यंत के माता पिता को बुलाया जाता है कि अपने इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लीजिए, हो सकता है कि तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी हो। अब जैसे ही दुष्यंत के पिता रामेश्वर उस डेड बॉडी को देखते हैं घबरा जाते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा बिगड़ चुका था लेकिन जिस्म से, हाव भाव से इन्होंने पहचान लिया था ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनके ही बेटे दुष्यंत की है। अब वो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बेटा तो मेरा काफ़ी पहले ही एक्सीडेंट में मारा गया, दूसरा बेटा था न जाने इसका भी किसने कत्ल कर दिया। अब वो बेचारे एकदम से असहाय हो चुके थे, उनके सहारे दोनों छिन चुके थे।
लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में लाश का पंचनामा करती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने से पहले दुष्यंत के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ निकालती है। लास्ट लोकेशन के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि लास्ट लोकेशन तो गांधीनगर की है। जिस नंबर पे बात हुई थी लास्ट बार, वो नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर तो किसी प्रिया सेठ के नाम पे रजिस्टर्ड है। लिहाजा पुलिस दबिश डालती है। मात्र 72 घंटों के अंदर ही पुलिस प्रिया सेठ और उसके दोनों ही साथी लक्ष्य बालिया और दीक्षांत कामरा, इन दोनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में जब इन्हें जेल में लेके आती है और जब इनसे पूछताछ करती है तो यकीनन दोस्तों, पुलिस को जब इस लड़की प्रिया सेठ के बारे में और दीक्षांत कामरा, इन सब के बारे में पता चलता है और ये किस बैकग्राउंड से आई थी, तो पुलिस बड़ा हैरान होती है। दरअसल जो प्रिया सेठ थी, ये रहने वाली थी पाली फालक की, और इसके जो परिवार में जो फैमिली थी, पिता, माँ, दादा, दादी, फूफा, ये सारे के सारे लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल, लेक्चरर, ये सारे लोग थे। यानी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड फैमिली थी। लेकिन ये जो लड़की थी जिसका नाम प्रिया सेठ था, ये भी कक्षा 10 में अच्छे से पढ़ी थी, 82% मार्क के साथ में इसने पास किया था। कक्षा 12 में भी इसने 78 मार्क्स पास किए। उसके बाद में परिवार वालों को लगा कि प्रिया सेठ भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए इसे पढ़ने के लिए जयपुर भेज देते हैं। अब इसलिए जयपुर भेजा जाता है इसको। उसके बाद में मानसरोवर के पास में एक कॉलेज में इसका एडमिशन करा दिया जाता है। कुछ समय तक तो ये अपने रिश्तेदारों के पास में रहती है, उसके बाद में ये अपना कमरा ले लेती है। लेकिन जो पैसे घर वाले दिया करते थे, उस पैसे से इस प्रिया सेठ का गुजारा ठीक से नहीं हुआ करता था। इसलिए ये अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है। एक होटल में इसे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। उसके बाद में ये उस जॉब को ज्वाइन करती है। जब वहाँ पर रिसेप्शन पे बैठती है तो देखती क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जो कुछ समय तक अंदर रहती हैं, उसके बाद में चली जाती हैं। अब प्रिया सेठ पता करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर ये लड़कियाँ क्यों आती हैं, तो पता ही चलता है कि ये लड़कियां वेश्यावृत्ति के काम में हैं और ये आती हैं, कुछ देर रहती हैं, उसके बाद में मोटी रकम इनको हासिल होती है। अब प्रिया सेठ को भी ये सारी चीज़ें बहुत अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी, इसलिए प्रिया सेठ अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी अपने साथ मिलाती है और उसके बाद में इसी काम में उतर जाती है। प्रिया सेठ अच्छा पैसा भी कमाती है। लेकिन प्रिया सेठ यहीं नहीं रुकने वाली थी, वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके बाद में ये अपनी एक वेबसाइट बनाती है और उस वेबसाइट पर ये अलग अलग लड़कों के साथ में वीडियो चैट करती, उन्हें ब्लैकमेल करती, उनसे पैसा ऐंठती। उसके बाद में ये सोशल साइट्स का सहारा लेना शुरू कर देती है और सोशल साइट्स के ऊपर, टिंडर के ऊपर ये बड़े बड़े अमीर लड़कों को फंसाती है। और इस दौरान बताया जाता है कि इसने 1,78,00,000 रुपए की अवैध वसूली लोगों से की थी। अब इसी बीच में इसकी मुलाकात हो जाती है इस दुष्यंत शर्मा से, जिसने सोशल मीडिया पर अपना नाम विवान कोहली बताया हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर दिखता था, करोड़पति इसने बताया हुआ था, लेकिन कायदे से ये कंगालपति थे। उसके बाद में इनसे मुलाकात होती है, उसके बाद में मिलने मिलाना सारा तय होता है। और इस प्रिया सेठ ने सोच लिया था कि अगर ये जो विवान कोहली है, अगर उसके झांसे में आ गया तो 50-60 लाख रुपए का गेम एक ही दम कर देगी। लेकिन जब ये दुष्यंत शर्मा उससे मिलता है और जब सारी सच्चाई इस प्रिया सेठ को पता चलती है तो गुस्से में प्रिया सेठ उसका कत्ल कर देती है और कत्ल होने के बाद में इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। प्रिया सेठ को जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी और उस समय पत्रकार ने प्रिया सेठ से पूछा था क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, तो प्रिया सेठ उससे कहती है कि ये दुनिया का कोई पहला मर्डर तो नहीं हुआ है जो मुझे पछतावा होगा। अगर मैंने मर्डर किया है तो कानून मुझे सज़ा देगा। और ये कहकर वो चली जाती है। साल 2020 में ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है कि इसकी सज़ा कम कर दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ये कहते हुए इनकार कर देता है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा कातिल और जालिम लड़की की दुनिया में कोई जगह नहीं। दुनिया बहुत ज़्यादा सीधी है और ऐसे चालाक लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम जेल में रहो। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं? दुष्यंत की इसमें कोई गलती थी या फिर सारा किया कराया जो था वो प्रिया सेठ का था? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।